नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं HNN न्यूज। नई दिल्ली में जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई गई है। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अलावा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने शपथ ग्रहण के समय संविधान के प्रति निष्ठा और न्याय की निष्पक्षता बनाए रखने का संकल्प लिया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल देश के न्यायिक ढांचे और संवैधानिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उनका अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने में सहायक होगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायपालिका के महत्व और संविधान के प्रति समर्पण पर भी चर्चा की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजेआई को शपथ दिलाई है। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई बने हैं। मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो 9 फरवरी 2027 तक रहेंगे। कार्यकाल उनका कितना रहेगा वो आपको बता रहे हैं। ये भी बता देते हैं कि उनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी 1962 को हुआ। वकील से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद तक का सफर उन्होंने तय किया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने दिए हैं। तो उनके सफर के बारे में जानिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वो रहे हैं। लोकतंत्र, संविधान संरक्षण जैसे मुद्दों पर उन्होंने मार्गदर्शन भी किया है। वन रैंक वन पेंशन, महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में वो शामिल रहे हैं। जिन बेंच ने ये फैसले सुनाए हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। और अब देखना होगा कि सरकार का और सीजेआई का तालमेल किस तरीके का रहता है, क्योंकि जब भी सीजेआई बदलते हैं तो नजर इसी बात पर रहती है कि सीजेआई और सरकार का तालमेल बेहतर बन पाता है या नहीं, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिन पर अभी सुनवाई होनी है। एसआईआर का मामला है और ऐसे में विपक्ष की कितनी बात सुनी जाती है, सरकार का क्या पक्ष सुना जाता है, ये देखना होगा। और इसीलिए नई सीजेआई पर सभी की नजरें हैं। और अब अयोध्या से बड़ी जानकारी है। आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर करीब 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अयोध्या पहुंचेंगे। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या आएंगे। पीएम के आगमन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए योगी पहुंच रहे हैं। रामलला, हनुमानगढ़ी में सीएम दर्शन पूजन करेंगे। तो अयोध्या में भव्य आयोजन है। 25 तारीख, कल की तारीख ऐतिहासिक दिन बनने वाला है और इसीलिए कैसी व्यवस्थाएं वहां पर है, योगी आदित्यनाथ ये देखने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी के अयोध्या में आगमन है, राम की नगरी में आगमन है और इसीलिए तैयारियां और भी ज्यादा भव्य है। चूंकि कल ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। केसरिया रंग का ध्वज जो है, धर्म ध्वजा लहराएगी और इसीलिए तैयारियों का जायजा लगातार लिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और वहां तैयारियों का जायजा लेंगे। चूंकि 25 नवंबर को यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या पहुंचना है। और वहीं अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम के लिए पूरे शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। डिविजनल कमिश्नर राजेश कुमार ने कहा कि ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर एयरपोर्ट पर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं और विशिष्ट अतिथियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। अधिकारियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, यात्रियों की आवाजाही सुचारू रहे, इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम के माध्यम से कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। शहर में ट्रैफिक रूट डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह को लेकर स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट मिलकर काम कर रहा है ताकि शांतिपूर्वक तरीके से, भव्य तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो सके। तो अयोध्या में तैयारियां पूरी हो गई है। रामनगरी में चेकिंग भी लगातार जारी है, चूंकि एक बड़ा ऐतिहासिक पल होने वाला है और व्यवस्थाओं की लगातार जानकारी मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं। भव्य आयोजन होगा, वीआईपी गेस्ट पहुंचेंगे और इसीलिए पैनी निगरानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रखी जा रही है।
व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पे हो गई हैं, हेलीपैड पे हो गई हैं और मंदिर परिसर में सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। आज पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग होनी है, जिसमें कि उनको क्या क्या दायित्व दिए गए हैं, उनके कोई फीडबैक हो उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सारी तैयारियां पूरी हैं। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। उस दिन केवल उनको अपना आहार जो अन्न का न लेकर के फल आदि का लेना है, लेकिन हमारा तो अनुभव जो रहा है उसके अनुसार वे फल आदि भी नहीं लेंगे और निराहार रह करके ही ध्वजारोहण करेंगे। उनको बाद में समय अधिक नहीं है, उनको यहाँ से जल्दी निकलना भी है और इसलिए वे 11 से पूर्व पहुँच जाएंगे और 11 से 11:45 तक वे स्वयं परिसर में जहाँ ये सप्त मंदिर बने हैं। तो लगातार तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। इस दिन प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ फलाहार ही लेंगे, अन्य का दाना तब तक नहीं खाएंगे जब तक ध्वजारोहण कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता। ये जानकारी खुद मंदिर ट्रस्ट के द्वारा दी जा रही है। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुनीत, आज योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कैसी तस्वीर अयोध्या की निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इस वक्त ध्वजारोहण को लेकर के जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण में हैं। यानी कि मुख्यमंत्री दोपहर में जो सारी तैयारियां जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री उसकी स्वयं समीक्षा करेंगे। आज उनका रात्रि विश्राम भी है। ऐसे में जो मुख्यमंत्री को लेकर के जो समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है उसकी भी रूपरेखा तैयार करी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री का जो दौरा है उसको लेकर के मुख्यमंत्री कहाँ से वो आएंगे, किस पॉइंट पे उनका स्टॉपेज है, कौन कौन से कार्यक्रम है, क्योंकि मंत्रोच्चार है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसके बाद वो ध्वजारोहण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 11 बजे कल प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने की संभावना है और आज रात में ही मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी पुनीत, कितना उत्साह अयोध्या के लोगों में देखा जा रहा है, कितने उत्साहित हैं? एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और तीसरा सबसे बड़ा पल, ऐतिहासिक पल होगा जब ध्वजारोहण किया जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये जो पल है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो राम मंदिर है जिसकी लाखों करोड़ों भक्तों को आशा थी कि इस मंदिर का निर्माण हो, और जब मंदिर का निर्माण होता है उसके बाद में उसके मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई जाएगी, इसलिए कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है। लगभग 60 से ज्यादा चार्टर प्लेन कल अयोध्या में उतरने की संभावना है, जिसमें कई वीआईपी और वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, जिनके रहने की, ठहरने की और उनकी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करी जा चुकी है सरकार की तरफ से। और आज मुख्यमंत्री उसकी पूरी रिपोर्ट स्वयं देखेंगे, एक एक अधिकारी से स्वयं बात करेंगे, राम मंदिर ट्रस्ट के लोगों से बात करेंगे और जो साधु संत हैं उनसे भी जायजा लेंगे क्या क्या जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो अन्य तैयारियों की व्यवस्था है, उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या वो उससे संतुष्ट है। बैठक भी योगी आदित्यनाथ की होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि धार्मिक संगठनों के साथ लगातार बैठकें की जा रही है कि कहीं भी कोई कोर कसर ना रह जाए और शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरा जो कार्यक्रम है वो निपटे। तो आज क्या साधु संतों के साथ भी अयोध्या में कोई बैठक है योगी आदित्यनाथ की? जी बिल्कुल, राम मंदिर के जो प्रमुख संत हैं, इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके साथ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, क्योंकि कल शंकराचार्य सहित तमाम देश और विदेश से साधु संत इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ में ऐसी आशा है कि बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिन्होंने मन्नत मांगी है कि जब ये ध्वजारोहण हो जाएगा उसी के बाद वो फलाहार करेंगे। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनकी समुचित खाने पीने की व्यवस्था, उसका भी वो जायजा लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुरक्षा व्यवस्था की बैठक सबसे पहले होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री की जो आगमन की तैयारियां हैं उसकी समीक्षा बैठक होगी। एक एक स्पॉट जो पॉइंट है जहां पर प्रधानमंत्री रुकेंगे, जहां पर लोगों से मिलेंगे, जहां पर मंत्रोच्चारण होना है, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उन पॉइंट्स का निरीक्षण करने के बाद जो परकोटे हैं, यानी कि मुख्य शिखर के बाद में जो 6 अन्य मंदिर हैं उनका भी निरीक्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं करेंगे। शाम को हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और साधु संतों के साथ बैठक करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए आपका।
और वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं और सामाजिक कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया है कि जनता से जुड़े कार्यों में कोई देरी या लापरवाही नहीं हो। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन का उद्देश्य सीधे संवाद के माध्यम से लोगों की समस्या को समझना है और उन्हें समय पर ही समाधान प्रदान करना है। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सरकार ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इससे पहले 25 नवंबर को सीमित अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन अब सरकार ने इसे सभी सरकारी कार्यालयों के लिए पूर्ण सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह दिन नागरिकों को गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय बलिदान, दिव्य उपदेश और मानवता धर्म के साथ साथ अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा में उनके योगदान को याद करने का अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन अत्याचार और अन्याय के खिलाफ दृढ़ प्रतिरोध का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने उन्हें मानवता का रक्षक बताते हुए कहा कि गुरु साहिब ने हर व्यक्ति के अपने धर्म में पालन करने का अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लाल किले पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और रेखा गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि इस कार्यक्रम में जरूर शामिल होने के लिए पहुंचे। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए लोगों से अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सार्वजनिक अवकाश जो है वो सरकार की तरफ से घोषित कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों के लिए भी सार्वजनिक अवकाश होगा, यानी कि सरकारी अवकाश की घोषणा जो है वो कर दी गई है। ये दिल्ली का सौभाग्य है कि हम सब यहाँ पे दिल्ली में गुरु तेग बहादुर साहब के 350वें शहीदी दिवस को यहाँ पर समागम के रूप में मना पा रहे हैं। और लाखों संगत यहाँ सुबह से लेके अभी रात तक लगातार गुरु साहब के चरणों में शीश नवाने के लिए यहाँ आ रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस संगत की सेवा कर पा रहे हैं, गुरु साहब को याद कर पा रहे हैं और उनकी दी हुई शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के काम में अपना छोटा सा योगदान दे पा रहे हैं। और वहीं दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली वापस लौट आए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि जोहान्सबर्ग में अपने सभी कार्यक्रमों और द्विपक्षीय बैठकों के सफल समापन के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जोहान्सबर्ग में हुआ सफल G20 सम्मेलन एक समृद्ध और टिकाऊ गृह के निर्माण में अहम योगदान देगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और वहां के जनता को सम्मेलन के उत्कृष्ट आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा, जापान, इटली, नीदरलैंड, जमैका और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टिलिना जॉर्जिवा से मुलाकात की। G20 सत्र में उन्होंने AI के दुरुपयोग पर, वैश्विक समझौते, मानव केंद्रित प्रौद्योगिकी और ओपन सोर्स मॉडल पर जोर दिया।
और वहीं पाकिस्तान के पेशावर में 2 धमाके हुए हैं। एफसी हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाका गोलियों की आवाज से गूंजा है। पेशावर के फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर यह हमला हुआ है। पाक सेना और आतंकवादियों के बीच फायरिंग हुई है। 3 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया गया है। हमले में 3 एफसी सैनिकों की मौत हुई है। तो धमाके के बाद इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा है। पाकिस्तान में पेशावर में 2 धमाके हुए हैं। पेशावर के फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर यह धमाका हुआ है। पाक सेना और आतंकवादियों के बीच अब फायरिंग की खबर सामने आई है, जिसके बाद यह धमाका हुआ। 3 हमलावरों को मार गिराने का दावा पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया है। हमले में 3 एफसी सैनिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान के पेशावर में 2 धमाके हुए हैं। एफसी हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ है। धमाके के बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज गया। पेशावर के फ्रंटियर कोर मुख्यालय पर यह धमाका हुआ है। तो पाकिस्तान में 2 धमाके हुए। खबर है कि पाक सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच फायरिंग हुई है। 3 हमलावरों को मार गिराने का दावा किया गया है। और वहीं बरेली में पुलिस ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जिले में 7 गैंग के 32 अपराधियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हत्या, लूट, डकैती, मादक पदार्थ तस्करी, चोरी और पशु तस्करी में शामिल अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बरेली में एसएसपी ने अलग अलग थानों में क्षेत्रों में अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा है। इसका उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। पकड़ा गया, उसकी वीडियो बना दी 20-25-30 सेकंड फोटो राइट और फिर चारों चीजें जो एक मिनट उठा जाएगा तो चारों चीजें तो भी पकड़ा गया, उसकी वीडियो बना दी 20-25-30 सेकंड फोटो राइट और फिर चारों चीजें जो एक मिनट उठा जाएगा। और अब यूपी के मथुरा से बड़ी जानकारी है। डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई है। हादसे में 16 लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। नोएडा से रायबरेली जाते वक्त यह हादसा हुआ है। बस में 60 से अधिक लोग सवार थे। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार है। माइलस्टोन 128 थाना बलदेव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे में 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा से बड़ी जानकारी। बस में 60 से अधिक लोग सवार थे। बड़ी जानकारी मथुरा से। ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर माइलस्टोन 128 थाना बलदेव में यह हादसा हुआ है, जिसके बाद कंडक्टर और ड्राइवर फरार है। मथुरा से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और बस की हालत आप देख सकते हैं। ये बस बुरी तरीके से पलट गई है। डिवाइडर से टकराकर खबर मिली है कि ये बस जो है वो पलट गई। इस हादसे में 16 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों का रेस्क्यू वहां से किया। जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। मथुरा से ये खबर है, जहां पर 3 लोगों की हालत इस हादसे के बाद गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। नोएडा से रायबरेली जाते वक्त ये जो हादसा है ये हुआ। इस बस में 60 से अधिक लोग सवार थे। अभिषेक भाटी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए। अभिषेक, डिवाइडर से टकराकर ये बस पलटी है, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी बिल्कुल राखी, देखिए नोएडा से रायबरेली के लिए एक बस निकली थी जिसमें 30 से 35 लोग जो सवार थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है बस के ड्राइवर द्वारा की गई है। लगातार आप बता दें कि जो स्पीड थी बस की वो काफी ज्यादा तेज थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा होगा, जिसमें जो 20 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं 3 की हालत जो ज्यादा गंभीर है। आपको बता दें कि 20 यात्री जो घायल हुए थे उनको मौजूदा मथुरा में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन जो 3 लोग जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे उनको आगरा के लिए रेफर कराया गया है। राखी, ये कब की घटना है, कब ये हादसा हुआ है? अभिषेक, क्या जानकारी है?
बिल्कुल राखी, आपको बता दें कि बीती रात 12 बजे करीब ये बस जो है दिल्ली नोएडा से रायबरेली के निकली थी, लेकिन यमुना एक्सप्रेस पे पहुंचते ही लगभग 1:15 के करीब ये बड़ा हादसा जो यमुना एक्सप्रेस पर हो गया। बस जो है अनियंत्रित होकर पलट गई। स्पीड ज्यादा होने के कारण ये बस पलटी है और कहीं ना कहीं लापरवाही जो है बस के ड्राइवर की बहुत बड़ी सामने आई है और बस ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो बस को छोड़कर वहां से भाग निकले और 25 मिनट के लगभग जो है पुलिस वहां पर पहुंची और राहगीरों ने, वहां पर चलते लोगों ने जो है पुलिस को चुनौती दी। राखी, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई अभी की जा रही है, कोई बयान सामने आया है? बिल्कुल राखी, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है जिससे पुलिस बता सके आखिर क्या मामला था, क्या पूरा कैसे घटनाएं घटी थी। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर और कंडक्टर की जो तलाश है वो लगातार पुलिस द्वारा जारी है और 20 जो यात्री जो घायल हुए थे उनको रेफर कर दिया गया था मोतरा के हॉस्पिटल में। राखी, क्या अभी तक कंडक्टर और ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? किस तरीके से दबिश दी जा रही है? पुलिस द्वारा लगातार जो तलाश है वो ड्राइवर और कंडक्टर की जा रही है। कार्रवाई जैसे भी सुनिश्चित होगी इसमें दोनों गिरफ्तारी जो है की जाएगी। राखी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।